आदरणीय प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी भले ही 240 सीटों पर रुक गई हो और उसकी एक गठबंधन की सरकार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो एक पब्लिक व्यू था और मास सपोर्ट था, क्या वो दरक गया है? इसको कंफर्मेशन करने के लिए आने वाले कुछ विधानसभा चुनाव जैसे हरियाणा के, झारखंड के, महाराष्ट्र के, इन चुनावों को देखना होगा और इन चुनावों को देखने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बेस सही में दरक गया है या वो थोड़ा सा 2024 का लोकसभा चुनाव में खिसका था और वो एक एक्सेप्शन था। अब विधानसभा के चुनाव हरियाणा में हो चुके और सभी पॉलिटिकल पंडित और कांग्रेस के जो सारे स्पोक्स पर्सन, जो लाउड माउथ स्पोक्स पर्सन है, जो अपने नाम बदल देने की और तरह तरह की भविष्यवाणियां कर रहे थे, और कांग्रेस का जो पिड्डी मीडिया गैंग है, उन सबको धता बताकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में पावर में आके एक हिस्ट्री क्रिएट कर गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत आ गया, जो पिछली बार उसको एक अलायंस बनाकर अपनी सरकार चलानी पड़ी थी। तो हरियाणा का चुनाव तो कंप्लीटली क्लियर हो गया और हरियाणा चुनाव का जो रिजल्ट आया था वो एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन जो मेल्टडाउन देखने को मिले वो तो किसी भी मेरी तरह के भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर या फिर किसी भी दाहिने हाथ वाले के लिए बहुत अच्छा दिन था और शायद वो 23 मई 2019 से भी ज्यादा बेहतर दिन था हमारे लिए, जब इलेक्शन के जस्ट बाद एग्जिट पोल्स में और उसके बाद रिजल्ट के दिन सुबह में जब बैलेट पेपर की जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनका जब काउंटिंग हो रहा था और उसी में कांग्रेस को 60-70 सीटें दिखाई जा रही थी और उसके बाद जिस तरह उसके पीडी मीडिया का एक मेल्टडाउन हुआ वो देखने में बहुत अच्छा लगा। अब आगे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं और झारखंड के चुनाव में बहुत सारे लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है और एक तरह से लगभग सब लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वापस आ सकती है, या अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं भी आई तो भी कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है, जो इंडी अलायंस है, वो कहीं ना कहीं अपने मेजोरिटी को तो जरूर लूज कर जाएगा। और जैसा हिस्ट्री है झारखंड में, कोई भी गवर्नमेंट कभी रिपीट नहीं हो पाई है, लेकिन हरियाणा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पंडित इस पे नहीं बनूंगा और ना मैं इस पे कोई अपने एक्सपेक्टेशंस बताऊंगा। हालांकि हमेशा मेरे एक्सपेक्टेशंस यही है कि हर जगह बीजेपी जीते, दाहिना हाथ हमेशा आगे रहे और हम दाहिने हाथ से अपना काम करते रहे। बहरहाल महाराष्ट्र में आज एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। अब महाराष्ट्र के नेताओं में जो आपसी संबंध है वो हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं। ये हिस्ट्री रही है कि महाराष्ट्र के जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं और जो पावर में है पार्टीज, उसके सारे लीडर्स का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। उस तरह की खटास कम से कम पब्लिक लाइफ में भी नहीं दिखती है जिस तरह की खटास हमारे नॉर्थ इंडिया के और स्पेशली हिंदी पट्टी के नेताओं के बीच में दिखती है। तो महाराष्ट्र में अक्सर ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना उद्धव गुट के आदरणीय संजय राउत या आदरणीय उद्धव ठाकरे भी अक्सर मिल जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत तरह की मीटिंग्स उनकी होती रहती हैं। कल आदरणीय उद्धव ठाकरे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस की एक मुलाकात हुई और चूंकि इंडिया अलायंस का सीट बंटवारे का अभी फाइनल नहीं हो पाया है महाराष्ट्र में, जबकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो असली शिवसेना है आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की, उसमें लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है। तो महाराष्ट्र में इस तरह आदरणीय उद्धव ठाकरे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के मिलने के ऊपर बहुत कुछ रीडिंग बिटवीन द लाइंस की जा रही है। पहली बात तो यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उद्धव साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस आ जाएं। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को क्रिटिसाइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी आदरणीय उद्धव ठाकरे को लाने की कोशिश कर रही है। इस तरह ये भी एक बहुत दिनों से कहानी चल रही है कि आदरणीय अजीत पवार कभी भी सरकार को छोड़कर वापस अपने चाचा आदरणीय शरद पवार के पास जा सकते हैं। और पीडी मीडिया एक ये भी चला रहा है कि कहीं आदरणीय उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस में रहकर ज्यादा सीटें लेकर, लड़कर या हार कर भारतीय जनता पार्टी के पास वापस जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत तो नहीं करने वाले हैं। तो आदरणीय उद्धव ठाकरे के ऊपर भरोसा इंडिया अलायंस के कम से कम जो फेस हैं, जो उसके पीडी मीडिया गैंग के लोग हैं, उनको तो कम से कम नहीं है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया अलायंस और उसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो क्या सोचती है आदरणीय उद्धव ठाकरे के बारे में। अब हो कुछ भी, लेकिन किसी भी एस्पेक्ट को पॉलिटिक्स में तो कम से कम हम लोग डिनाई सीधे नहीं कर सकते हैं। और मैं बार बार कहूंगा, हरियाणा के एग्जिट पोल और उसके बाद के जो
मेल्टडाउन है, उनको देखते हुए तो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि कुछ भी ना हो सके और कुछ भी हो सकता हो। अब सवाल आता है कि हम लोगों को इसको थोड़ा रैशनली देखना चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय शिंदे को छोड़कर पुरानी शिवसेना आदरणीय उद्धव ठाकरे को क्यों अपने साथ लेना चाहेगी, और उससे उसको क्या फायदा होगा? आदरणीय उद्धव ठाकरे ऑलरेडी एक मैसेज दे चुके, एक उनके तरफ से क्लियर हो चुका कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकते, और अगर रहेंगे तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। और उस सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आदरणीय एकनाथ शिंदे और उनके साथ के एमएलएज ने 45-46 एमएलएज ने अगर उस सरकार से बगावत कर दी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी अगर उस आदरणीय एकनाथ शिंदे को छोड़ती है तो ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा और श्योरली ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा टेंट करेगा। इसलिए इस तरह की बेवकूफी भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी, ये समझ में नहीं आता। हाँ, इस तरह के मैसेजेस चलाए जा सकते हैं, इससे यही होगा कि आदरणीय उद्धव ठाकरे की क्रेडिबिलिटी पे कुछ नुकसान हो, और शायद आदरणीय उद्धव ठाकरे के ऊपर ना कांग्रेस उतनी भरोसा करे, ना इंडिया अलायंस उतना भरोसा करे, और शायद उनकी पॉलिटिक्स थोड़ी कम हो जाए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिल सकता है। फिर जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद आदरणीय उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी में बेसिकली आदरणीय शायद श्री संजय राउत ने जिस तरह की एटीट्यूड दिखाई, और वो एक्सट्रीम पर तब चला गया जब पुलिस अभिरक्षा में मौजूद 2 साधुओं की निर्मम तरीके से पालघर में हत्या कर दी गई, और उसके ऊपर जिस तरह का एटीट्यूड आदरणीय उद्धव ठाकरे का रहा उस समय सरकार में और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाना और एक डिबैकल हो जाएगा। आदरणीय अजीत पवार हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में एक एसेट के बजाय एक लाइबिलिटी साबित हुए, उनके एक ही सांसद जीत कर आए, लेकिन आदरणीय अजीत पवार की जो कैपेसिटी है आदरणीय शरद पवार की पार्टी को डंट लगाने की, और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में आदरणीय अजीत पवार का जो अपना स्ट्रेंथ है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। राजनीति में सब लोग एक दूसरे के कीमत पर ही खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें भी आपस में कुछ आर्म ट्विस्टिंग हो, ये दिखाने के लिए आदरणीय उद्धव ठाकरे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को भारतीय जनता पार्टी भी शायद थोड़ा हवा दे रही हो, और उसी तरह की पॉलिटिक्स आदरणीय उद्धव ठाकरे खेल रहे हो, क्योंकि कांग्रेस के साथ आदरणीय उद्धव ठाकरे के संबंध महाराष्ट्र में बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। आदरणीय उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं, उसके लिए ज्यादा सीट्स चाहते हैं, और शायद वो कांग्रेस की कीमत पर, एनसीपी की कीमत पर भी चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि सीएम का फेस अनाउंस कर दिया जाए। आखिर आदरणीय उद्धव ठाकरे को सीएम का फेस अनाउंस नहीं किया जाएगा और पोस्ट इलेक्शन मान लीजिए उनको सीएम नहीं बनाया जाता है, तो आदरणीय उद्धव ठाकरे अपने पूरे मासेस में क्या मैसेज देंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी से क्यों अलग हुए और उसका क्या फायदा उनको मिला। इसलिए आदरणीय उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा सर्वाइवल मूड पे है अभी, और इसलिए उनकी आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा हो सकती है कांग्रेस को और एनसीपी को अपनी ताकत दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं तो तुम्हारी चांसेस तो बिल्कुल खत्म होंगे, इसलिए हमें एक अपर हैंड दो इस इंडिया अलायंस में। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय एकनाथ शिंदे भी मिलकर आदरणीय अजीत पवार के बारे में उस तरह की जो अफवाह फैल रही हो, जो धुआं उड़ रहा हो, क्योंकि आपने देखा था 2019 में भी आदरणीय अजीत पवार ने डिप्टी सीएम का शपथ लिया था। हालांकि डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं होता, तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री का शपथ लिया था आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के साथ, और अगले दिन शाम में वो फिर आदरणीय शरद पवार के पास वापस लौट गए। तो एक बार वो कर चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि आदरणीय अजीत पवार को भी ये मैसेजिंग की कोशिश हो कि उनको भी ज्यादा इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, वरना दूसरे लोग भी पलट कर आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या सर्वाइवल की जो है वो आदरणीय उद्धव ठाकरे के साथ है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लौटते हैं तो भी वो वाइप आउट हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आएगा कि आखिर उन्होंने ये 5 साल तक पूरा नाटक क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी की सीट्स जो लोकसभा में भी कम हुई, उसमें भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट रहा आदरणीय उद्धव ठाकरे का, और वो भी फिर वो जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर वो वापस नहीं आते हैं तो कांग्रेस उनको नहीं जीने देगी, क्योंकि कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स हमेशा से रही है। कांग्रेस हमेशा से एक जमींदार की तरह बिहेव करती है। उसकी जमीन भले लुट गई हो, लेकिन वो जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो विपक्ष में तो वही रहेगी, विपक्ष की धुरी वो बनी रहेगी। और इसलिए वो शायद ये सोचे कि आदरणीय उद्धव ठाकरे को कट टू साइज करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और अगर इस बार वो सरकार में न भी आ पाए तो आदरणीय उद्धव ठाकरे की जो सीट है और आदरणीय उद्धव ठाकरे की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको पूरी तरह से खुद में जज्ब कर ले। इसलिए वो आदरणीय उद्धव ठाकरे को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करने जा रही है, इस पर मैं श्योर हूं। अगर आदरणीय उद्धव ठाकरे वापस भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं
तो भी आदरणीय शिंदे की जो शिवसेना है वही मेन शिवसेना रहेगी, और उस स्थिति में आदरणीय उद्धव ठाकरे और कमजोर होंगे। तो आदरणीय उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है, और शायद इसलिए आदरणीय उद्धव ठाकरे मैसेजिंग ज्यादा करना चाह रहे हो, और जिसकी वजह से सब लोग इसको पढ़ रहे हैं। और इंडिया अलायंस के जो पिद्दी पत्रकार हैं वो आदरणीय उद्धव ठाकरे के बारे में एक गलत टाइप की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का गेम नहीं खेलेगी, जबकि आदरणीय उद्धव ठाकरे के ये सर्वाइवल के लिए ज्यादा जरूरी है बजाय कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वापस से वो वॉशिंग मशीन वाला ब्लेम लगने लगेगा। हालांकि ये बहुत हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस के और एनसीपी के जो नेता हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि आदरणीय अजीत पवार पे बहुत सारे ब्लेम्स लगाए, और बाद में आदरणीय अजीत पवार को अपने साथ ले लिया और वॉशिंग मशीन में उनको धुल लिया। क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी ये कहना चाह रही है कि आदरणीय अजीत पवार के ऊपर जिस तरह के ब्लेम लगे वो सही है? अगर वो सही है तो वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कांग्रेस और एनसीपी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जगह देती है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आकर वो साफ हो गए, तो उनको अपने साथ उनको रखना नहीं चाहिए था। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि वो सही है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर झूठे आरोप लगाए, तो उसके बाद तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, तो और अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी के भी जो स्पोक्स पर्सन है, जो लोग डिबेट्स में आते हैं, वो इन बातों को क्यों नहीं उठाते। बहरहाल, जैसा मैंने आपको कहा, ये आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा लग रहा है, और वो भी आदरणीय उद्धव ठाकरे के सर्वाइवल का सवाल है, इसलिए उनके लिए ये आर्म ट्विस्टिंग और ज्यादा लग रहा है। अब हालांकि आदरणीय एकनाथ शिंदे से आदरणीय राज ठाकरे भी मिले हैं, आदरणीय राज ठाकरे को भी अपनी अगली पीढ़ी को पॉलिटिक्स में लाना है, तो उनका भी एकनाथ शिंदे से मिलना एक तरह से आदरणीय उद्धव ठाकरे के लिए और ज्यादा समस्या वाली बात है। इसलिए भी आदरणीय उद्धव ठाकरे आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। आदरणीय उद्धव ठाकरे की और उनकी पार्टी की जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय नाना पटोले, उनके साथ जो बहस चल रही है वो बहुत बड़ी चीज है, और कहीं ना कहीं वो एक सर्वाइवल वाली टेक्निक है। कांग्रेस भी हरियाणा के डिबैकल के बाद और इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के बाद बैकफुट पे है, और इसका नतीजा ये है कि समाजवादी पार्टी भी इवन उत्तर प्रदेश में तो 9 विधानसभा सीटों के अगेंस्ट 7 कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर चुकी, तो 2 सीट्स उसने छोड़े हैं कांग्रेस के लिए, और साथ ही साथ वो महाराष्ट्र में भी सीट्स मांग रही है कांग्रेस से। तो अभी सब लोग एक दूसरे की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, और ये इंडिया अलायंस में ज्यादा हो रहा है ताकि अपने आप को सर्वाइव किया जा सके। आपने देखा कि आदरणीय प्रियंका गांधी भी वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने गई, और उनके अगेंस्ट में लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट दे दिया है। तो इंडिया अलायंस का जो अपने अंदर का जो फॉल्ट लाइन है वो बहुत क्लियर कट बाहर आ रहा है, और वो सर्वाइवल के लिए सब एक दूसरे के साथ आए हुए हैं। उनका न कोई एजेंडा है, न कोई पॉलिटिक्स है, न कोई व्यू है, न कोई विजन है। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकना, और बीजेपी को रोकने से ज्यादा खुद के सर्वाइवल के लिए साथ आ रहे हैं। लोकसभा 2024 का इलेक्शन, मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है कि ये लोकसभा 2024 के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो उसी तरह का मूवमेंट हो जिस तरह का मूवमेंट 2022 का यूपी विधानसभा का रिजल्ट था, और उसके बाद शायद वो डिक्लाइन ही करे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा, वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव का इलेक्शन का रिजल्ट आया वो एक्सट्रीम है इंडिया अलायंस के लिए, और उससे बेहतर अब वो शायद ही कभी कर पाए। हरियाणा में तो दिख गया, झारखंड और महाराष्ट्र में भी ये दिख गया। फिर भारतीय जनता पार्टी अपने एक अच्छे सहयोगी दल को क्यों खोना चाहेगी? एक आदरणीय एकनाथ शिंदे को क्यों खोना चाहेगी? आदरणीय एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में भी अपने आप को साबित किया, उसके अलावा उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र में उसमें भी उन्होंने साबित किया। और भारतीय जनता पार्टी जब बाहर थी, कांग्रेस जब आदरणीय उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर पावर एक्वायर कर रही थी महाराष्ट्र में, उस समय आदरणीय एकनाथ शिंदे ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों जाना चाहेगी आदरणीय उद्धव ठाकरे के साथ, और वो भी आदरणीय एकनाथ शिंदे की कीमत पर? और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहेगी और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को किसी तरह का गलत मैसेज या कंफ्यूजन नहीं करना चाहेगी। इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय एकनाथ शिंदे के ही साथ रहेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय एकनाथ शिंदे के बीच जो सीटों का तालमेल है और जो बाकी चीजें हैं वो इतने आगे बढ़ चुकी है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। लेकिन हर एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये आदरणीय उद्धव ठाकरे की आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा लग रही है,
ताकि वो इंडिया अलायंस में अपने आप को रेलेवेंट रख सकें, अपने आप को ज्यादा सीटें दिलवा सकें, अपनी पार्टी के ज्यादा विधायक दिलवा सकें और साथ ही साथ वो अपना सर्वाइवल भी कर सके। वरना अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये महाराष्ट्र का चुनाव हार जाती है और आदरणीय उद्धव ठाकरे कम सीटों पर लड़ते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने आप को सरवाइव कर पाना। और उनके जो लाउड माउथ नेता हैं जो राज्यसभा के रास्ते जाते हैं, उन लोगों ने इतना चरस गो रखा है कि उन लोगों को जितवाना तो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आदरणीय शरद पवार का भी है। हालांकि आप सब जानते हैं आदरणीय शरद पवार अपनी उम्र के लास्ट एकदम ढलान पर हैं और आदरणीय शरद पवार इस चुनाव में कितना इफेक्ट डाल पाए या अभी के बाद आगे की राजनीति में वो कितना इफेक्ट डाल पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए आदरणीय अजीत पवार को भी पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता और इसलिए आदरणीय अजीत पवार भी इस तरह की कोई गलती शायद ही करें कि वो वापस आदरणीय शरद पवार के पास जाएं। उसके बजाय अगर वो अलग रहते हैं तो पार्टी तो उनको मिल ही गई है, निशान उनको मिल गया है। साथ ही साथ अगर आदरणीय शरद पवार कुछ दिनों बाद पॉलिटिक्स से अलग हो जाते हैं पूरी तरह से, तो आदरणीय अजीत पवार पूरे पावर को एक्वायर कर लेंगे, पूरी तरह अपनी पार्टी को अपने कब्जे में ले लेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आदरणीय अजीत पवार भी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय एकनाथ शिंदे को छोड़कर जाएंगे, इसमें मुझे बहुत ज्यादा शक है। हालांकि राजनीति में मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिरकार आदरणीय नीतीश कुमार ने बताया था 2017 में कि 2015 के इलेक्शन के बाद उन्होंने आदरणीय प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में उपाध्यक्ष आदरणीय अमित शाह के कहने पे बनाया। उस 2015 के इलेक्शन के बाद जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और आरजेडी का जो अलायंस था उनके बीच में इतना घमासान एक तरह से चुनाव हुआ था, उसके बाद भी आदरणीय अमित शाह के कहने पर अगर आदरणीय नीतीश कुमार अपनी पार्टी में कोई डिसीजन लेते हैं तो पॉलिटिक्स में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर रैशनली आप इसको देखें तो मुझे नहीं लगता कोई भी कहीं जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये आर्म ट्विस्टिंग कर रही हो और ये आर्म ट्विस्टिंग सीएम फेस के लिए कर रही हो या सीएम के पोस्ट के लिए कर रही हो, या अगर भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो ना भी कर रहा हो तो जरूर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप कुछ इस तरह की कर रही हो। क्योंकि इस तरह के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आदरणीय अमित शाह भी बार बार ये कह रहे हैं कि अभी चाहे हमारा कोई नेता हो, हमारा कोई कैंडिडेट हो या हमारे सहयोगी दलों का कोई कैंडिडेट हो, उसके जिताने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाइए और हम लोग इसके बाद देखेंगे कि हम लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के सर्वाइवल के लिए भी एक सवाल है कि अगर हरियाणा के बाद इंडिया अलायंस फिर से महाराष्ट्र में भी चुनाव हारता है तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पूरी तरह बिखर जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा। तो बजाय इसके, जैसा आदरणीय प्रशांत किशोर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो खुमार था, जो हाई था, वो उतर गया है जनता में, ये कंफर्मेशन मिले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के, इसकी बजाय इंडिया अलायंस के खत्म होने की पूरी कहानी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद हमें देखने को मिल सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि पूरे जोर शोर से अपने सहयोगी दलों के साथ लड़े। इसलिए आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के चुनाव में न सिर्फ अपने पुराने सहयोगी आजसू को वापस अपने साथ लिया और उनको सीट शेयरिंग की, बल्कि जेडीयू जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ती थी बिहार के बाहर, उसको भी एक सीट देकर अपने अलायंस में शामिल किया, 2 सीट देकर जेडीयू को शामिल किया और उसी तरह 1 सीट देकर इनफैक्ट आदरणीय चिराग पासवान की पार्टी को भी अपने साथ शामिल किया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ लड़ना चाह रही है, वहीं इंडिया अलायंस को वो बिखेरना चाह रही है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के कंफ्यूजिंग मैसेजेस जो है वो अपने अपोजिशन में भी डाला जाए। पीटी जर्नलिस्ट जो है वो श्योरली कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए आदरणीय उद्धव ठाकरे की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और आदरणीय उद्धव ठाकरे पे ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा सीट्स मांग रहे हैं। लेकिन पिद्दी जर्नोस का जब आप हरियाणा चुनाव का वीडियोस देखते हैं, हरियाणा चुनाव के बारे में उनके एनालिसिस देखते हैं, तब उस पर हंसी ज्यादा आती है। I was listening to one of the PD journalists and then I searched for the videos related to Haryana election and then I laughed it loud. I really laughed loud. He had said that BJP voters have not come out to vote and all the blah blah blah, and then he is talking about Maharashtra again and he thinks that he knows the election very well. तो पिदी जर्नोस का जो हाल हुआ है हरियाणा चुनाव के बाद, इसके बाद तो उन पे हंसा ही जा सकता है। लेकिन ये आर्म ट्विस्टिंग है, बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ये आदरणीय उद्धव ठाकरे की तरफ से ज्यादा है और अपने आप को
सरवाइव करने के लिए और कुछ नहीं। जिस तरह इंडी अलायंस बना सब लोगों को अपने आप को सरवाइव करने के लिए, उसी तरह ये आर्म ट्विस्टिंग अपने आप को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में रेलेवेंट बनाए रखने के लिए। हमारे साइड के भी जो लोग हैं, जो दाहिने हाथ के लोग हैं, वो लोग भी इस तरह के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आदरणीय उद्धव ठाकरे वापस आ जाएं, शायद इंडिया अलायंस के लिए झटका हो। निश्चित तौर पर अगर आदरणीय उद्धव ठाकरे वापस आते हैं तो इंडिया अलायंस के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। और जो बाएं हाथ के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के पत्रकार लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जैसे आदरणीय नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा था, आदरणीय उद्धव ठाकरे अगर जाते हैं तो भी इंडिया अलायंस को उतना ही बड़ा झटका लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह का डिबेकल क्यों करेगी? और इससे ज्यादा आदरणीय उद्धव ठाकरे के वापस आने के बाद ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इतने कॉम्प्लिकेशन में भारतीय जनता पार्टी तो मेरे ख्याल नहीं पड़ना चाहेगी। तो बिग पिक्चर यही है कि इंडिया अलायंस के सारे कैट्स जो हैं वो रोटी का बड़ा टुकड़ा चाहते हैं, और उनके बीच में ये जो बैलेंसिंग करना है, ये बैलेंसिंग करने में कांग्रेस को भी बहुत परेशानी हो रही है। और अगर कांग्रेस बैलेंसिंग न करे और टूट जाए तो चूंकि वो खुद हरियाणा चुनाव के बाद बैकफुट पे है, तो उसके लिए और परेशानी बढ़ जाएगी। उसके सर्वाइवल, उसके रिवाइवल का आसार और खत्म हो जाएगा और उसके लिए और मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इंडिया अलायंस के अंदर का जो फॉल्ट लाइन है और एक दूसरे के लिए जो उनकी खुद की लड़ाई है, वो अब सामने ज्यादा आ रही है। एनडीए तो हर जगह पर कहीं ना कहीं एक तरह से अटूट है, क्योंकि एनडीए के जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं वो एक प्रदेश में एक ही है, तो उससे एनडीए को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस जो भानुमति का कुंभा जुड़ा था, उसके अंदर के फॉल्ट लाइन्स बहुत आसानी से सामने आ रहे हैं। फाइनली मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि महाविकास अघाड़ी के भी कोई पार्टनर कहीं जाने वाले हैं, या भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय एकनाथ शिंदे और आदरणीय अजित पवार जो महायुति बना रहे हैं, उसके भी कोई लोग कहीं जाने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली आर्म ट्विस्टिंग है, और वो आर्म ट्विस्टिंग विद इन इंडिया अलायंस ज्यादा है। आगे आने वाले दिनों में हमें ये और क्लियर कट दिखेगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। महाराष्ट्र इलेक्शन के जो रिजल्ट होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, झारखंड इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी के वापस आने में भारतीय जनता पार्टी किस तरह परफॉर्म करती है। क्योंकि आदरणीय चंपई सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से भी एक दो नेता निकले हैं, लेकिन आदरणीय चंपई सोरेन के कद के नेता नहीं निकले। तो देखना दिलचस्प होगा झारखंड और महाराष्ट्र का इलेक्शन। और फिर मैं बात वहीं से खत्म करूंगा जहां मैंने शुरू किया था, कि आदरणीय प्रशांत किशोर ने जो कहा था वो बहुत मार्के की बात कही थी, कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का जो रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के पूरे आभा मंडल को या तो और मजबूत करेगा, या फिर वो कंफर्म कर देगा कि अब ये जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल था ये खत्म होने वाला है। तो हरियाणा ने तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर दिया, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह खेल रही है, निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस बहुत जल्दी बिखरने वाला है। देखना दिलचस्प होगा, हम लोग बात करते रहेंगे। धन्यवाद।